जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स और ग्राफ्स क्या होते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गुड वेज टू प्रेजेंट द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा कलेक्शंस इन कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल टर्म। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना सबसे अच्छा तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का, शो करने का, दिखाने का, उसको समझने का सबसे आसान और जो है ना कंसाइज जो है ना तरीका है जिसके ज़रिए हम डाटा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये डाटा हमें क्या कह रहा है, इससे हमें क्या नताइज मिल रहे हैं और इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। और इसमें यह है कि पिक्चर आर ऑलवेज मोर इफेक्टिव इन डिस्प्लेइंग लार्ज डेटा कलेक्शन। जैसे कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिए कि अगर हमारे पास एक बहुत सारा डेटा बुक्स की शक्ल में पड़ा हो, कोई पेपर्स की शक्ल में पड़ा हो, हमारे टेबल पे एक बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हो, तो उनको समझना, उनको देखने के लिए हमें एक एक फाइल को खोल के एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। और जब तक हम दूसरी, तीसरी, चौथी फाइल पे जाएंगे तो शायद हम पिछली गलतियां भूल जाएंगे, भाई उनमें क्या था, उनमें लोगों ने क्या कहा था, उसमें क्या डेटा था। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप उस फाइल को लें, एक्सेल शीट में डालें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसके ग्राफ बना दें, चार्ट्स बना दें, यानी कि उससे एक कोई टेबल बना के तो उससे चार्ट वगैरह या ग्राफ बना लें, ताकि जो हम सिर्फ एक ग्राफ देख के ये बता दें कि भाई इसमें ये चीज़ें कही गई थी। उसमें एक सिंपल से एग्जांपल्स है, एक सिंपल एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, क्लास में भी बताई थी। वो ये कि जैसा कि अब किसी भी इदारे में 100 लोग काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उनसे अगर कोई ये पूछे उस इदारे से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस फर्म से, उस कंपनी से कोई ये पूछे कि भाई आप लोगों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी जो है ना सैलरी ले रहे हैं, तो उसको एक एक को उसको बताना पड़ेगा, चीज़ें निकाल के दिखानी पड़ेंगी कि भाई कि इसमें कितनी हैं चीज़ें और क्या कुछ है। लेकिन अगर उसको एक इफ़ेक्टिव ग्राफ की शक्ल में बना दिया जाए, तो किसी को भी वो ग्राफ दिखा दिया जाए जो कि ये बता रहा हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इतने जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे इतनी है, उनकी, और जो इतने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे इतनी है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो इसी के लिए हम ये चार्ट्स और ग्राफ यूज़ करते हैं जिनको समझना बहुत आसान हो जाता है। सॉरी, कुछ लोग अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको अलाउ कर दूं। जी, नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम क्या होता है इसके बारे, ये एक किस्म का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो हमारा डाटा हमारे पास एक एक्सेल शीट की सूरत में होता है, तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ये है कि हम उसको हिस्टोग्राम के ज़रिए उससे हम डाटा को हम अरेंज करें और एक ग्राफ प्रेजेंट करें जिससे हमें उस डाटा के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इज ऑफन यूज फॉर इंटरवल एंड रेशो डाटा। ये कब यूज होता है, जब हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स हों या डिफरेंट रेशोज को हमने जब ड्रा करना हो, तो उसके लिए हमें ये मिलता है। नेक्स्ट ये है कि द एडजस्टेंट बार इंडिकेट दैट अ न्यूमेरिकल रेंज इज बीइंग समराइज्ड बाय इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी इन आर्बिट्रेरी चूजन क्लासेस। यानी कि अब ये चीज़ अब मैं आपको ना नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, उससे आपको ये समझ लग जाएगी कि ये बात इतनी लंबी सी स्टेटमेंट है, शायद आपको इस तरह समझना है कि द एडजस्टेंट बार indicate that a numerical range is being summarized by indicating the frequencies in arbitrary chosen classes। अब ये उसके बारे में है, वही सेम एग्जांपल कि हिस्टोग्राम का अब ये ग्राफ है, इसको यानी कि हिस्टोग्राम कहा जाता है। अब देखें ये बेसिकली ये हमारे पास बार चार्ट है, इसको बार कहते हैं, बार चार्ट या बार ग्राफ कहते हैं। तो इसमें ये देखें अब फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये हमने एक
वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक रेंज ले ली, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे हमने सैलरी ले ली, इनकम ले ली कि कितनी इनकम है, इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर है, मतलब 20 से 30 डॉलर, 30 से 40 डॉलर, एक रेंज है। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 78 से 80 और 80 से 90, ये एक रेंज है हमारे पास। अब हम लोग इसको समझने के लिए बहुत देखें, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि जो 5 लोग हैं, 5 लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो कितनी पे ले रहे हैं, तकरीबन 20 से 30 डॉलर ले रहे हैं। ठीक है जी, ये थाउजेंड्स में है, नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि इनकम किस चीज़ में है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। तो अच्छा, अब 5 लोग इतनी ले रहे हैं, अब उसमें से 17 या 16 या 17 लोग जो है ना, वो कितनी ले रहे हैं, 30 से 40 के दरमियान ले रहे हैं। और इसी तरह ही अब ये देखें 20 से तकरीबन ऊपर 23 के करीब, या 22.5 23, तकरीबन 23 से 24 लोग जो है ना कितनी ले रहे हैं, 40 से 50 डॉलर ले रहे हैं। और इसी तरह ये देखें, अब ये 25 से 26 लोग जो है ना 50 से 60 ले रहे हैं। इसी से 70 से 80 जो लोग हैं ना, वो तकरीबन 15 के करीब ले रहे हैं। 15 जो लोग हैं ना, वो 70 से 60 से 70 ले रहे हैं डॉलर। और इसी तरह जो फिर देखें, कुछ 4 एक लोग हैं जो 70 से 80 डॉलर ले रहे हैं, और इसी तरह कोई 1 या 2 लोग हैं जो 80 से 90 डॉलर ले रहे हैं। ये एक पूरी एक देखें, एग्जेक्टिव इनकम फॉर द सन रनर कॉरपोरेशन, ये कोई कॉरपोरेशन है, उसका नाम है, कि उसके अंदर कितनी इनकम है लोगों की, जो एग्जेक्टिव, जो भी उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कितनी कोई इनकम है, और कितने लोगों की कितने पर है। तो उसमें ये इजीली बंदा जो है ना इस ग्राफ से समझ सकता है, सिर्फ एक छोटे से ग्राफ से। अगर यही चीज़ अगर हम देखें, हाँ भाई, एक एक शख्स को, एक एक जो उसमें एम्प्लॉय है उसको बुला के कहें, या उसकी फ़ाइल चेक करें कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो उसकी हमें एक एक की पे स्लिप देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो है ना इतने ले रहा है डॉलर, 20 ले रहा है, ये जो है ना 22 डॉलर ले रहा है, ये 25 ले रहा है, ये 30 ले रहा है। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसको समझना, याद रखना, तो उसको जो है ना चेक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल हिस्टोग्राम बनी हुई हो, तो आप इजीली जान सकते हैं कि एक जो है ना क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे मुलाजमीन की, सारे एम्प्लॉयज़ की कितनी कुछ पे है। तो वो इस चीज़ से आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही आसानी से आपको, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का फ़ायदा है, ये एक चीज़ है जिससे हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये क्या होती है जी, एन अदर कॉमन मेथड फॉर ग्राफिकली प्रेजेंटिंग इंटरवल एंड रेशो। अच्छा, एक थी हिस्टोग्राम, दूसरी क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये भी उसी तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, प्रेजेंटिंग इंटरवल एंड रेशो डेटा टू कंस्ट्रक्ट। सेकंड क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। अब बनाते कैसे हैं, मार्क द फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, अब वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस, एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो चेंज हो रही हैं चीज़ें, उसकी मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अभी ये आपको मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ, इसी वाला भी एग्जांपल अभी दी जो मैंने बताई थी, उसमें दोबारा आपको बता देता हूँ ये कि हम कैसे बनाते हैं पॉलीगॉन। यही बात कि भाई इधर एक्स एक्सिस पे हम वो चीज़ बताएंगे जो वेरी कर रही है, मतलब कम हो रही है, बढ़ रही है। आप देखें, कभी किसी की 20 से 30 है, किसी की जो है ना 50 से 60 डॉलर है, किसी की जो है ना 60 70 है, किसी की 80 से 90 है। और यहाँ पे ये कंफर्म है कि ये 5 लोग हैं, इसमें चेंज नहीं है, 6 नहीं हो सकते कि भाई 6 की 20 से 30 नहीं, 5 लोगों की 20 से 30 है। तो ये वाई एक्सिस है हमारे पास, इस पे हम हमेशा फ्रीक्वेंसी लेंगे। और ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम वेरिएबल जो भी होगा हमारे पास, कोई चीज़ भी, ज़रूरी नहीं है हर जगह पे इनकम ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसको हम हमेशा जो है ना एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी थी, उसमें सिर्फ यही कुछ बताया गया था कि construct a frequency polygon, mark the frequencies on the vertical axis and the value of variable being measured on horizontal axis as with the histogram. Same वही बात histogram की तरह की. If the purpose of presenting is comparison with the other distribution, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, the frequency polygon provides a good summary of the data। यानी कि अगर हमने किसी दो कंपनियों को
दो डिपार्टमेंट को, दो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को कंपेयर करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक पॉलीगॉन बना दें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दें, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि भाई इन इन इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो इदारा है, ये जो कंपनी है, इसके जो मुलाजमीन हैं, और ये दूसरी कंपनी है या दूसरा इदारा है या दूसरी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके मुला उनकी पे में इतना फ़र्क है, इसके लोग इतनी ले रहे हैं, और उनके जो है ना सैलरी इतनी है, उन और उन मुलाजमीन की सैलरी इतनी है, तो ये देख सकते हैं। इसमें अब हम बार नहीं यूज़ करते, इसमें क्या कह देते हैं कि जी जनाब ये 5 जो है ना उनमें अब ले रहे हैं $25 तक। इसी तरह सिमिलर चीज़ है, इसको हम आगे जाके आपको मैं एक डेटा शो कराऊंगा और बताऊंगा कि ये ग्राफ बनता कैसे है, इसमें कंपैरिजन कैसे करते हैं। ये एक उसकी सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको सिर्फ इतना ही समझ लें कि जब पॉलीगॉन बनाई जाती है तो वो एक लाइन की शक्ल में डिफरेंट पॉइंट्स को बताती है, एग्जैक्ट पॉइंट्स बता रही है कि भाई $25 कितने ले रहे हैं, 5 लोग जो है ना 25 ले रहे हैं, इसे 15 जो है ना 35 ले रहे हैं, 20 जो है ना 45 ले रहे हैं, और 55 जो है ना 25 लोग जो है ना वो $55 ले रहे हैं। और इसी तरह जो है ना फिर क्या है कि जी 12 लोग जो है ना 65 ले रहे हैं, 8 लोग जो है ना 75 ले रहे हैं, या 3 लोग जो है ना $85 ले रहे हैं। तो ये इसी तरह ड्रा की जाती है, बनाई जाती है। तो नेक्स्ट, तो ये मैंने वैसे उस दिन के लिए तैयार किया था, तो इसमें ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट स्लाइड्स ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। जी, ये है जी मीनिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसके मीनिंग्स क्या हैं, वो हमें बता क्या रही है, कैसे क्या क्या हम उससे नतायज अखज़ कर रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं। अ पिक्चर इज सेड टू बी मोर इफेक्टिव दैन वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ पार्टिकुलर थिंग। यानी कि एक जो तस्वीर है ना वो बहुत कुछ बता देती है, जबकि हमें अगर वर्ड्स में बताना पड़े तो उसको हमें एक पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, कई पेजेस पे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर एक तस्वीर बना दें तो वो हमें जो कि सब कुछ बता रही हो, बहुत ही छोटी सी जगह पे, छोटे से रिसोर्सेज से, यानी कि आप ये समझ लीजिए, तो उससे हम सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द जियोमेट्रिकल इमेज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, ज्योमेट्रिकल इमेज ऑफ सेट ऑफ डेटा है। तो जो हमारे पास डेटा आया है उसको हम ज्योमेट्रिकली किस तरह इमेज बनाएं, ये अभी ज्योमेट्रिकली का अभी आगे आपको यूज़ आएगा जब हम जाके पाई ग्राफ बनाएंगे। आगे कि हम पाई ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ पाई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, पाई ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ के बारे में, डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। उनकी टाइप्स हैं, वो भी मैं अभी आगे 1-2 स्लाइड्स के बाद अभी आपको बताता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ आ गई है, ज्योमेट्रिकल परेशान होने की जरूरत। आगे जाके आपको इसके बारे में क्या होता है जी, इट इज़ अ मैथमेटिकल पिक्चर होती है। इट एबल अस टू थिंक अबाउट अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम इन अ विजुअल टर्म, जो कि क्या करती है, हमें सिर्फ एक तस्वीर की शक्ल में स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास जो मसला है, इशू, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो हमें बता रही होती है आसानी के साथ। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक डिवाइस फॉर द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेशन ऑफ द कलेक्टेड डेटा। क्या है जी, ये एक इकोनॉमिक यानी कि चीप, सस्ती सी एक चीज़ है जो कि हमें बता रही होती है, समझा रही होती है, और हम उससे कुछ और नतायज निकाल सकते हैं जो हमारे पास डेटा आया हुआ होता है। हम ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जी, नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें इट इज़ यूज टू मेक द डेटा अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन मैन। ये देखें, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ ये बात, पहले लेक्चर से ये समझा रहा हूँ कि भी क्या है जी ग्राफिकल या क्या है जी स्टैटिस्टिकल थिंग्स, के डाटा को आप इतनी आसान शक्ल में ले रहे हैं कि आम आदमी को, कॉमन मैन को भी अगर आप वो ग्राफ दिखाएं, थोड़ा सा बता दें कि भी यहाँ एक्स एक्सिस पे ये है, वाई
ऑलरेडी उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ऑलरेडी लिखा होता है। तो उसको बता दें कि भाई ये जो है ना हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे इंस्टीट्यूट का एक सैलरी का ग्राफ है। मैं सैलरी की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि एक बहुत आसान चीज़ है, इसको समझना सबसे ज़्यादा आसान है। कोई और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगहों पे ये स्टैटिस्टिकल चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो उसलिए मैं सिर्फ वो सिंपल से एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ ताकि सबके लिए जो है ना समझना आसान हो जाए। अब क्या होता है कि इट इज़ यूज टू मेक द डेटा अंडरस्टैंडेबल टू कॉमन मैन, यानी कि आम आदमी इसको आसानी से समझ ले। इट हेल्प इन ईजी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। क्या करती है जी, ये मदद करती है आसानी के साथ और जल्दी से, मतलब विद इन नो टाइम, यानी कि हम उसको जो डेटा हमारे पास है, ये ना हो कि हम सारी बुक्स हो, बहुत बड़ी टेबल है, मैं जहाँ बैठा हूँ अभी मेरे पास एक टेबल है, इस पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हूँ, बहुत सारा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ हो मिसाल के तौर पर, तो मुझे सबको देखना हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए टाइम लगेगा, मुझे एनर्जी उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, फिर हर एक चीज़ को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। कहाँ तक कितनी चीज़ें बंदा मेमोराइज़ कर सकता है। लेकिन क्या है, अगर उसको ग्राफिकली मैं सिर्फ एक पेज के ऊपर निकाल के तो अपनी जो है ना वाल पे उसको लगा देता हूँ, या अपने जो है ना वाइट बोर्ड पे मैं उसको लगा देता हूँ मुस्तकिल तौर पे, तो वो सामने जैसे ही देखूंगा मुझे सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि भाई ये जो है ना ऐसे ऐसे है, ये ग्राफ जो है ना हमें ये बता रहा है, और ये जो हमारी जो कंपनी है जी, इसके अंदर इतने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज इतनी है, तो वो एक आसानी के साथ समझ आ जाएगी बात। Data displayed by graphical representation can be memorized for a long time। अब जो डेटा ग्राफ में आ गया है ना, आपने एक दफ़ा ग्राफ देख लिया है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखने के बाद आपको वो ग्राफ ही याद हो जाएगा। अभी सिंपल वही अगर हम पीछे वाली एग्जांपल दे दें कि एक दफ़ा आपने सिर्फ याद करना है कि जी 5 मुलाजमीन की कितनी है जनाब, 25 है, $25 सैलरी है, 10 मुलाजमीन उसमें जो कंपनी के अंदर 10 मुलाजमीन हैं उनकी जनाब 50 है। इसी तरह मतलब आपको एक आसानी से याद हो जाएगी बात, आपके जहन में रह जाएगी एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनका सारा आपके यानी कि एक फिंगर टिप्स के ऊपर होगी बात कि भाई हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने मुलाजमीन हैं, उसमें से 2% इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, इतनी मतलब पे ले रहे हैं, और 5% इतनी पे ले रहे हैं। यानी मैं परसेंट का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम आगे परसेंटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जी इतने लोग इतनी ले रहे हैं और इतने लोग इतने ले रहे हैं, ठीक हो गया जी। और कैन बी कंपेयर्ड एट अ ग्लांस, और कभी भी किसी भी वक्त आप उसको किसी से कंपेयर कर सकते हैं। आपको कोई कहता है कि अभी ऐसा हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉई है और वो जनाब आपका जो ट्रेजरर है, आपका जो अकाउंट ऑफिस है, उनसे आके ये बात करें कि भाई आप जितनी पे हमें आप दे रहे हैं तो लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन जो फ़लाँ कंपनी है, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो पे बहुत ज़्यादा दे रही है। तो आगे से आपका जो ट्रेजरर या आपका जो अकाउंट ऑफिस में जो लोग होंगे वो पूछेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता, तो वो उनको सिंपली एक ग्राफ दिखाएगा, ये ग्राफ है जी, ये उनका एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ये बता रहा है कि उनकी पे ज़्यादा है, और ये हमारी कंपनी है, इसके ग्राफ ये है जो कि आपके पास भी है पड़ा, मेरे पास भी है पड़ा, और इनकी इतनी है। तो आसानी से हम दो कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं विद इन नो टाइम, और किसी को बता सकते हैं। तो ये यानी कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत ही आसान कर देती है कंपेयर करने में। अदरवाइज़ आप उससे जाएं बहस करें, नहीं जी उनका कम है पे, हमारी कम है, वो कहेगा नहीं जी कैसे है जी, आपको कैसे, मैं जी मुझे पता है, मैंने एक बंदे से पूछा है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय है, वो मेरा जानने वाला है, दोस्त है, वो कहता है उसकी ज़्यादा है और हमारी, इस तरह कभी कंपेयर नहीं हो सकता। अब इस तरह तो फिर ये होगा कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ को ले आएँ और इस कंपनी के भी सारे एम्प्लॉयज़ को लेके जाएं और फिर उनसे पूछें हाँ जी आपकी पे कितनी है, इतनी है, वो कहे हाँ जी आपकी कितनी है। इस तरह कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता, हम कभी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपेयर करना। लेकिन अगर दो ग्राफ हो, सबका डाटा हो एक्यूरेट, उससे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस तरह हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, कितने टाइप्स हैं ग्राफ की। अब ये देखें, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई
डायग्राम या पाई ग्राफ या पाई सर्कल ग्राफ भी कहते हैं इसको, बहुत सारे इसके नेम हैं। जैसे बार ग्राफ है ना, इसको बार डायग्राम भी कहा जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर बार के साथ आगे डायग्राम लिखा हुआ हो तो आप कहें जी आपने तो हमें बार ग्राफ के बारे में बताया था, डायग्राम के बारे में तो बताया ही नहीं। तो वो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। इसी तरह हिस्टोग्राम हो गई है ये जी। अब देखें इसके ऊपर इसको डिवाइड किया गया। अनग्रुप डेटा के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं ये, और बार ग्राफ यूज़ करते हैं, और पाई डायग्राम और सर्कल ग्राफ यूज़ करते हैं। और ग्रुप डेटा जब हो तो हम उसमें हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ करते हैं, और फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ करते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक छोटी सी असाइनमेंट है, अगली क्लास में ना सब ने ये पढ़ के आना है ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। हो सकता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आज ही पढ़ा भी दूं इनके बारे में, लेकिन आप लोगों के लिए भी है, ये सब नोट डाउन कर लें। और आपने मुझे ये बताना है कि भाई ये क्या होता है, ग्रुप डेटा कैसा होता है, क्या होता है इसमें, और इस दोनों में क्या फ़र्क है। तो एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप नेट पे लिखेंगे तो आपको फ़ौरन नहीं पता चल जाएगा कि ग्रुप डेटा कौन से वाला होता है और अनग्रुप डेटा कौन सा होता है और इनमें क्या फ़र्क है। ये हम किस लिए, ग्रुप डेटा हम किस चीज़ के लिए लेते हैं और अनग्रुप डेटा हम किस चीज़ के लिए लेते हैं। जी अच्छा, अभी ना एक स्टूडेंट मेरे पास भी हैं आपकी क्लास के, तो वो उनका क्वेश्चन है कि इन सब में जो बेस्ट कह रहे हैं कि कौन सा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्राफ बेस्ट है और कोई बैड है। ये जितने भी ग्राफ है ना, इनके अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो ज़्यादातर जो लाइन ग्राफ है वो किसी और मकसद के लिए यूज़ होता है, उसका कोई और फीचर है। बार ग्राफ, ये चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, हर ग्राफ को हम तफसील से पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ को कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों करते हैं, ये आगे हम जाके सारा कुछ पढ़ेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, लाइन ग्राफ। जी ये देखें, अब हम इसको जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे कि भी ये क्या होते हैं, कैसे ड्रा होते हैं, क्या कहते हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं एक्सेल में सीखने वाली। बहरहाल मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन अ लाइन ग्राफ आर सिंपल मैथमेटिकल ग्रुप्स दैट आर ड्रॉन ऑन अ ग्रुप graph paper by plotting the data, connecting one variable on the horizontal axis and other variable of data on the vertical axis। अब क्या कह रहा है ये कि ये हम कैसे ड्रा करते हैं कि हम दो पॉइंट्स लेके उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैं इसको स्लाइड शो में ले जाता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, एग्जांपल है इसकी, टाइम दिया हो गया है 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, डिफरेंट टाइम डिफरेंट दिया गया है। और इसी तरह नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं, क्या है जी, 2 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 22 हैं, 15 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 3 हैं। अब क्या है कि 10 AM पर हमारे पास कितने लोग थे, सिर्फ 2। 10 AM यहाँ पे है, तो और हमारे पास लोग कितने थे, 2। तो यहाँ इस लाइन से हम लेंगे, यहाँ 2 पर इधर 2 लेंगे। ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो इस तरफ दिए गए हैं, और जो टाइम है वो आप देख भी सकते हैं, AM, 11 AM, 10 AM वगैरह दिया गया। तो यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे आप एक डॉट लगा देंगे। और इसी तरह 11 पे देखें 6 लोग हैं, अब यहाँ से और यहाँ से देख के थोड़ा सा ऊपर, इधर इन्होंने 5 पे वैसे लगाया हुआ है, ये 6 लोग हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ आप 6 पे वो करेंगे। और इसी तरह ये 10 हैं, तो यहाँ इधर से 10 को यहाँ से देख के, ये समझाने का मकसद है आजकल तो ये ग्राफ बहुत आसान हो गए हैं इनको बनाना, क्योंकि ये जस्ट आप ये डाटा एक्सेल शीट में लिखें और लाइन ग्राफ पर क्लिक करें तो ये सामने से बना हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये डाटा जो है ना, अब बेसिकली ये तो समझाने के लिए दिया गया है, जब न्यूमेरिकल होगा आपके एग्जाम में होगा या आपके पास होगा तो उसमें ये डाटा आपको दिया गया होगा, आपको जस्ट ये ग्राफ ड्रा करना होगा।
और उसमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको या तो ग्राफ पेपर दे दिया जाएगा या फिर आपको कह दिया जाएगा कि आप अपनी मर्जी से एक्सेस डिफाइन कर लें कि भाई ये यहाँ इस लाइन तक 5 है, इस लाइन तक 10 है, यहाँ 15 है। तो वो नो इशू, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आप मैनुअली बना रहे होते हैं। तो उसमें गलती होती है कि भाई इक्वली डिवाइड नहीं होता सारे पोर्शन, जिस तरह ये इक्वल इक्वल बनाए गए हैं, ये जितने भी बॉक्स हैं इक्वल हैं, इनमें लाइंस इक्वल हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली एक पेपर पे बना रहे हैं और आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, शायद आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा ही होगा, मैट्रिक वगैरह में यूज़ होता है, तो उसमें बनाया जाता है। लेकिन आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है, एक्सेल में जाएं, जस्ट ये डेटा लिखें और ऊपर ग्राफ का ऑप्शन होती है, ग्राफ पे क्लिक करें और वहाँ पे आपने कौन सा चूज़ करना है, लाइन ग्राफ। जस्ट आप लाइन ग्राफ चूज़ करेंगे, सामने से ये बन के आ जाएगा। उसमें फिर आप चेंजेस करते रहते हैं उसके फॉर्मेट में कि यहाँ पे नंबर शो हो ना हो, ये लाइन कितनी बारीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। उसमें आप मज़ीद मतलब अपने काम को मज़ीद वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह ये जो है ना लाइन ग्राफ बनाया जाता है, बहुत ही आसान है। आप ये भी एग्जांपल आप देख के आप कोई भी डेटा लेके एक्सेल पे भी ट्राई करें कि कैसे बनता है एक्सेल पे। अगर जिन लोगों को नहीं बनाना आता, मेरे ख्याल में सब लोगों को एक्सेल पे ग्राफ बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक दिन आप सब लोग लैपटॉप्स लेके आइएगा, मैं आप सब लोगों को वहाँ पे बनाना सिखा दूंगा कि भी कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं और कैसे डेटा को अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, आगे आ जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है? हाँ जी, and other common method for graphically presenting nominal and ordinal scale data। यानी कि ये भी ग्राफिकली है, जैसे कि उसके नाम से भी पता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, कौन सा, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल डेटा। ऐसे कोई भी डेटा हो उसको हम बार की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अभी आगे आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि बार ग्राफ क्या होता है। वन बार इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी। ये चीज़ होती है डिफरेंट। अभी ये आपके क्लासमेट जो है ना, आपका एक क्लास फेलो जो है ना, वो मुझसे पूछ रहा था कि इनमें बेस्ट कौन सा है, क्या क्या है। तो ये नहीं होती बात, ये होती है कि आपका डेटा कैसा है, उस लिहाज से उसके लिए ये जो है ना पता चलता है कि भाई कौन सा ग्राफ आपने यूज़ करना है। जिस तरह का आपका डाटा होगा, जिस तरह आप उससे रिजल्ट निकालना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप उस तरह का ग्राफ बनाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हर किस्म के डेटे के लिए हर ग्राफ आप बना सकते हो, ऐसा नहीं होता। तो मखसूस जो डाटा है उसके लिए उसी किस्म का ही ग्राफ हो, जिस जिस जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं। अब इन्हें अब बार ये होता है कि मैं एग्जांपल में आपको ज़्यादा इजीली बना बल्कि आपको बता देता हूँ, यह यहाँ पे आ जाता है। अब ये देखें क्या है जी, मंथ्स हैं ऊपर और नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड हैं, कितनी हैं जी, 600, 800, 1000, 1200, 1400, सो ऑन। अब क्या है, जनवरी, क्योंकि जनवरी पूरा मंथ है, 30 दिन है उसके अंदर, तो उसको शो कराने के लिए एक बार दिया जाता है, एक पॉइंट नहीं दिया जा सकता, एक दिन नहीं है। तो उसके लिए कि पूरे मंथ में जनाब बने हैं ये, तो उसके लिए हम ये बार का यूज़ करते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि भाई ये देखें जनवरी के अंदर हमारे पास ये शो करा रहा है 6। अब यहाँ से तो एक ही पॉइंट है, लेकिन इधर पूरा जनवरी मंथ है पूरा, तो इसके लिए हमें ये बार ग्राफ यूज़ करना पड़ता है। फिर हम पिछली स्लाइड पर वापस आते हैं। तो बार आर यूजली पोजिशन वर्टिकली विद देयर बेसिस लोकेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ग्राफ। यानी कि वर्टिकली इनको ऐसे अभी आपने देखा भी था, वर्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ये वर्टिकल होते हैं। जिस तरह आपका वाई एक्सिस जा रहा होता है, ये भी उसी तरफ जा रहे होते हैं। द बार्स आर सेपरेटेड एंड दिस इज व्हाई such a graph is frequently used for nominal and ordinal data. The separation emphasizes द प्लॉटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ को शो कराने के लिए ये यूज़ होता है। अब एक इसकी थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। इन बार ग्राफ डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बार्स, बार्स कैन बी मेड इन एनी डायरेक्शन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप ये देखें, पहले में हमने कहा कि सिर्फ वो था, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम बाज़ दफ़ा इसको
क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, यानी कि ये बार्स अप साइड पे जा रहे हैं, वो हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल भी हो, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन वो जैसे ही हाँ एक्स एक्सिस आपके चेंज हो जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, बट मोस्टली हम ये इनको वर्टिकली ही यूज़ करते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। The bars are taken of equal weight and start from a common horizontal or vertical line and their length indicate the corresponding values of statistical data। क्या बताया, वही बात जो ग्राफ में आपको नजर आ रही है कि इनका अब इक्वल वेट होता है। देखें इनकी जो चौड़ाई है ना वो सबकी सेम होगी, सबकी सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि पूरे मंथ के लिए सब सेम आएंगे। और क्या होता है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी सबका यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल इस बेस लाइन से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाए और ऊपर की तरफ बार बना हुआ हो, गैप हो, अगर कोई ना हो तो फिर वो आप और बात है, वो तो आपका डाटा बता रहा है ना, डाटा जो चीज़ बता रहा होगा आप उसको उसी तरह ही ड्रा करेंगे। तो एंड देयर लेंथ इंडिकेट द क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी कि इसकी जो लेंथ है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 600, क्योंकि हमारे पास यहाँ 600 गिवन था, तो इस ये चीज़ बताए। व्हेन डू वी यूज बार ग्राफ, व्हेन द डेटा आर गिवन इन होल नंबर, व्हेन द डेटा आर टू बी कंपेयर्ड इजीली। कब यूज़ करते हैं, होल नंबर्स में हो और कंपेयर करना आसान हो। ये एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताई है इस डेटा की, आप इसको देखें, आप आसानी से कोई भी वैल्यूज़ ले लें, आप चेक करें एक्सेल के ऊपर कि भाई ये कैसे ड्रा करना है, ताकि आपको ये समझ आ जाए इजीली कि भाई एक्सेल के ऊपर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या दूसरा कोई भी ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है। पाई डायग्राम के बारे में नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों की दूसरी क्लास भी है, तो आज इतना काफ़ी है। हम इसको ना पाई डायग्राम जो है ना अभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि भाई कैसे की जाती है। ये बेसिकली आपको मैं शो करा देता हूँ। ये जो सर्कल में जो ग्राफ होता है, आमतौर पे आपने ये सर्कल क्रिकेट के मैचेस के अंदर देखे होंगे, जब भी मैच चल रहा होता है ना तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शो कराई जा रही होती हैं कि सिक्सेस जो है ना इस तरफ ज़्यादा हैं, 6 4 जो है ना इस तरफ है, सिंगल डबल इस तरफ बने हैं। तो ये तो कैसे, उसमें भी इतने परसेंट यूज़ हुआ है, तो उसको देखने के लिए ये कैसे बनता है ये आप वैसे देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगा। अच्छा, एक्सेल पे बनाना बहुत आसान है, लेकिन शीट पे बनाना कैसे है आपने शायद अभी तक कभी भी नहीं सीखा होगा। आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि शीट पे ये कैसे बन सकता है, ग्राफ पेपर पे ये कैसे बन सकता है। क्योंकि देखे ना, एक ग्राफ है कैसे बनेगा, 360 है सर्कल, हमें तो ये तो पता है कि ये देखें फर्स्ट इस स्लाइड में देखें कि भाई फर्स्ट जो है ना मार्क्स कितने हैं जी, 20% है। अब डाटा ये नहीं गिवन होगा आपके पास, ये चीज़ आपके पास गिवन नहीं होगी, सिर्फ ये डाटा गिवन होगा कि फर्स्ट 20 है, सेकंड 56 है, थर्ड 20 है, और फेलियर कितने हैं उसमें 4% लोग हैं। तो इसको कैसे ड्रा करेंगे, हम अंदाजे से मे भी ड्रा कर लें कि भाई ज़्यादा पोर्शन जो है ना ये इसका है, सेकंड डिवीजन वालों का है, और उससे कम जो है ना, अब देखें इसमें उसमें उससे कम वाली बात ही नहीं आ गई, यहाँ पे दो बराबर आ गए, इक्वल आ गए। थर्ड और फर्स्ट डिवीजन वालों के परसेंट, ये जो मार्क्स है ना उनके 20% लोगों के आए हैं। तो इसमें अब अगर हम विदाउट ये फार्मूला यूज़ किए ये ग्राफ बनाएं तो नहीं बन सकता, कभी भी सही नहीं बन सकता। दूसरे ग्राफ फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इसको पढ़ेंगे कि ये फार्मूले हमें क्या बता रहे हैं, कैसे यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है।